हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि पतले लेंस की फोकस दूरी उसके अपवर्तनांक पर या लेंस की वक्रता त्रिज्याओं पर किस प्रकार से निर्भर करता है। क्योंकि उसके पतले लेंस का जो मेकर फार्मूला है उस पर जब हमने वो डिराइव किया तो उस फार्मूले से स्पष्ट होता है कि लेंस की फोकस दूरी लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक और उसकी वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी कि अगर लेंस को अलग अलग मीडियम में अगर रख दिया जाए, अलग अलग अपवर्तनांक वाले मीडियम में रख दिया जाए तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगी घटेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेंस का नेचर कैसा होगा, है ना। तो इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर वक्रता त्रिज्याओं को अगर हम चेंज करते हैं तो उसकी फोकस दूरी पे क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो लेंस के जो लेंस मेकर सूत्र है उसी से स्पष्ट होता है। तो हम लिखे हेडिंग डालेंगे पतले लेंस की फोकस दूरी की निर्भरता। पतले लेंस की फोकस दूरी की निर्भरता। ठीक है, पतले लेंस की फोकस दूरी की निर्भरता। तो पतले लेंस के अपवर्तन के सूत्र, पतले लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? पतले लेंस की फोकस दूरी आप जानते हैं, ये आपने प्रूफ किया था, एन जी या एन ए या इसी को नॉर्मली एन लिख सकते हैं, है ना। अगर इसका अपवर्तनांक 1 हो, मान लीजिए कि ये हवा ना हो, कोई और मीडियम हो, तो यहाँ पे ये चेंज हो सकता है। ठीक, फिर कोस में आया था 1 - R1 और ये सब भी साइन रखने हैं, ये जो भी है इसमें, इसको छोड़ करके। ठीक है ना। तो सूत्र से स्पष्ट है कि यहाँ लिखेंगे कि सूत्र से स्पष्ट है कि पतले लेंस की फोकस दूरी, पतले लेंस की फोकस दूरी नंबर 1 कांच के अपवर्तनांक, मतलब लेंस के पदार्थ जो होता है उसके अपवर्तनांक पर, है ना। यहाँ लिखेंगे लेंस के पदार्थ यानी जो कि कांच का बना है के अपवर्तनांक पर, यानी जिसको हम लोग Ng कहते हैं। और दूसरा क्या है, किस पे निर्भर करती है? लेंस के वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं पर। ठीक, तो इन दोनों पर और इन पर निर्भर करती है। ठीक है, तो हम अलग अलग देखेंगे। पहला है कि फोकस दूरी की अपवर्तनांक पे निर्भरता। ठीक है, जैसे हेडिंग डाल देते हैं इसमें, पहला फोकस दूरी की अपवर्तनांक पर निर्भरता। ठीक है, चलिए, तो आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थोड़ा सा हम मिटा करके इसकी निर्भरता देख लेते हैं। हालांकि यहाँ से अगर आप देखें तो चूंकि ये तो मीडियम है, यहाँ पे इसका एयर है तो इसका मतलब तो 1 होता है, तो नॉर्मली हम उसको Ng लिख सकते हैं। जैसे Ng Na है तो यहाँ पे नॉर्मली उसको Ng ही लिखा जा सकता है कि इसका मतलब 1 होता है क्योंकि एयर है। तो Ng के देखिए व्युत्क्रमानुपाती होता है और इसके लेवल में है, मतलब ये भी नीचे है ये भी नीचे है, तो इसके समानुपाती होता है। कहने का मतलब है कि अपवर्तनांक अगर बढ़ेगा तो फोकस दूरी घट सकती है। ठीक है, अब ये देखना है कि जो कांच का अपवर्तनांक है वो जिस मीडियम में रखा जा रहा है तो उसका अपवर्तनांक घट रहा है या बढ़ रहा है। क्योंकि जब हम अलग एयर के सापेक्ष लिया गया है तो ये निरपेक्ष अपवर्तनांक है, लेकिन जब हम कांच को, लेंस को किसी अन्य मीडियम में रखेंगे तब उसका सापेक्ष अपवर्तनांक लिया जाएगा।
अब सापेक्ष अपवर्तनांक घटेगा अगर लेंस का पानी में रख दिया गया और कहीं और किसी तेल में रख दिया गया, किसी अन्य पदार्थ में रख दिया गया, तो अब देखेंगे कि कांच का उस मीडियम के सापेक्ष जो अपवर्तनांक वो घट रहा है या बढ़ रहा है। अगर घट गया तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी, अगर घट गया तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी, है ना। इसका जो इस समय अपवर्तनांक है, अगर ये घट गया तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी, अगर ये बढ़ गया तो फोकस दूरी घट जाएगी। अगर इसी के बराबर में हो गया तो देखेंगे कि ये 0 हो जाएगा और ये फोकस दूरी इनफाइनाइट हो जाएगी। मतलब है कि मीडियम सेम हो गया तो रेज में अपवर्तन होगा ही नहीं, यानी कि वो चीज दिखेगी नहीं, है ना, अपवर्तन की घटना ही नहीं दिखेगी। तो चलिए वही चीज देखते हैं। चलिए कहने का मतलब ये है कि यन का मान यानी कि अपवर्तनांक, अगर कांच का अपवर्तनांक परिवर्तित होगा तो यफ भी परिवर्तित होगा, है ना। अगर यन का मान घटता है तो फोकस दूरी का मान बढ़ेगा, है ना। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे कि जो लेंस के पदार्थ का अपवर्तन अगर परिवर्तित होता है ना, लेंस के पदार्थ का अपवर्तन यदि परिवर्तित होता है तो लेंस की फोकस दूरी भी परिवर्तित होगी, लेंस की फोकस दूरी भी परिवर्तित होगी। अगर लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक घटता है, मतलब सापेक्ष की ही बात करें, तो फोकस दूरी बढ़ेगी, अगर बढ़ता है तो फोकस दूरी घटेगी। यानी जस्ट यदि लेंस का अपवर्तनांक घटता है तो फोकस दूरी बढ़ेगी, और इसका जस्ट अपोज वाइस वर्सा भी हो सकता है, इसका उल्टा भी सत्य है, इसका उल्टा भी हो सकते हैं, ठीक ना। अब वही हम देखेंगे कि अब हम लेंस को एयर्स में न रख के स्थिति 1 है ना, मतलब है कि हम लिखेंगे लेंस की फोकस दूरी की अपवर्तनांक पर निर्भरता में 3 स्थितियां संभव है ना। लेंस की फोकस दूरी का अपवर्तनांक पर निर्भरता निम्न 3 स्थितियों पर संभव है, स्थितियां हो सकती हैं, निम्न 3 स्थितियां संभव हो सकती है ना, संभव हो सकती है। तो जैसे स्थिति 1 या केस 1 ले लेते हैं, क्या है कि लेंस को ऐसे माध्यम में रखा जाए या किसी ऐसे द्रव में रखा जाए जिसका अपवर्तनांक जो होता है वो लेंस के अपवर्तनांक से कम हो, y के सापेक्ष। यदि लेंस को किसी ऐसे द्रव में रखा जाए जिसका अपवर्तनांक y के सापेक्ष अपवर्तनांक है ना, मतलब है कि यदि लेंस को, पहला केस है, मतलब लेंस को किसी मीडियम में रखा जा रहा है, द्रव में रखा जा रहा है, ऐसे द्रव में, या हम द्रव की जगह मीडियम रख सकते हैं कि ऐसे मीडियम में रखा जाए जिसका y के सापेक्ष जो अपवर्तनांक है वो कांच का y के सापेक्ष अपवर्तनांक से कम हो, यानी निरपेक्ष अपवर्तनांक बोल सकते हैं। यदि लेंस को किसी ऐसे द्रव में रखा जाए, द्रव में की जगह मीडियम भी रख सकते हो, में रखा जाए जिसका निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष मतलब समझ रहे हैं ना, y के सापेक्ष, जिसका निरपेक्ष अपवर्तनांक
लेंस के पदार्थ के निरपेक्ष अपवर्तनांक से कम हो। क्या हो? कम हो। लेंस के निरपेक्ष अपवर्तनांक से कम हो। तो मान लीजिए द्रव है, लिक्विड कहते हैं इंग्लिश में जिसको हम, है ना, तो उसको NLG लिख सकते हैं, अरे सॉरी ANL, और कांच के वाले को निरपेक्ष अपवर्तनांक को ANG, है ना, जैसे ANL ANG, ये कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक, ये द्रव का। लिक्विड में कोई भी द्रव आ सकता है लेकिन उसका अपवर्तनांक जो है, अब पानी में जैसे रखेंगे तो अब कांच का अपवर्तनांक चेंज हो जाएगा। अब हमें सापेक्ष लेना पड़ेगा और उस सापेक्ष अपवर्तनांक को देखेंगे कि उसकी वैल्यू कम आती है, इससे भी ज्यादा आती है, इस हिसाब से उसकी फोकस दूरी चेंज होगी ना। तो अब वो इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब अलग अलग हम लेंगे। अब जैसे क्या है, तो अब जैसे ही द्रव में रखेंगे तो उसका जो अपवर्तनांक होगा वो द्रव के सापेक्ष होगा। तो यहाँ लिखेंगे, अब जो है ना, अब जो है लेंस के पदार्थ का द्रव के सापेक्ष अपवर्तनांक हो जाएगा। लेंस के पदार्थ का द्रव के सापेक्ष अपवर्तनांक लिया जाएगा, क्योंकि अब वो लिक्विड में रख दिया गया, जिसको हम लोग कहते हैं द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो ये जानते हैं क्या क्या होता है, इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक y के सापेक्ष अपटे इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक ये होता है। ठीक है, अब ये जान रहे हैं क्या है निरपेक्ष अपवर्तनांक का अनुपात होता है, यह हम बता चुके हैं। ठीक है, और यहां से देखेंगे ये तो इससे ग्रेटर है। आप अगर यहाँ की बात करें तो ANG कहा गया है ना कि ऐसे अपवर्तनांक में रखा गया जिसका इस अपवर्तनांक, तो ये ग्रेटर है किससे? NL से। यानी नीचे वाला छोटा है, ऊपर वाला बड़ा है, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी? 1 से अधिक आएगी, ग्रेटर। ठीक है, इतनी चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम क्या करेंगे कि y में उसकी फोकस दूरी की तुलना करना है कि द्रव में क्या है, तो हम y में फोकस दूरी अलग ले लेते हैं, है ना, और द्रव में अलग ले लेते हैं। तो द्रव में जब लेंगे तो ये रहेगा और y में लेंगे तो केवल ये रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इसको लिखते हैं ऐसे, हमने फार्मूला बनाया, तो ये तो 1 होता है ना, तो NG बनेगा, तो NG लिखिए, चाहे NG लिखिए। NG का मतलब है कि उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक और किसके सापेक्ष लिया गया है? y के। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ठीक। तो अब मानेंगे कि मानो लेंस की y में फोकस दूरी FA तथा द्रव में फोकस दूरी FL है। तो FA तो ये हो जाएगा y में ANG केवल रखेंगे -1 या NG रखें। अभी यहाँ पे एक चीज क्या किया गया है, वक्ता की जाओ को फिक्स कर दिया गया, क्योंकि एक चीज फिक्स करेंगे तभी इसकी तुलना हो जाएगी। ठीक ना। और लिक्विड में क्या हो जाएगा, उसका ये सापेक्ष अपवर्तनांक अब लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है ना, क्या लिया जाएगा वहां पे? अब सापेक्ष अपवर्तनांक लिया जाएगा।
अब क्या करो, इस मान लो ये 1 है और ये 2 है, 1 में 2 से भाग दे दो, 1 में 2 से भाग दे दो तो 1 में 2 से भाग देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि FL बटे, है ना। और ANG वाला चीज जो है किसमें भाग दिया गया है, 1 में 2 से, तो ये ऊपर वाला रहेगा ANG -1 और LNG -1 और ये कट जाएगा, ये चीज बचेगी केवल, है ना। अब देखिए यहाँ पे एक चीज देखना होगा कि दोनों चीजों से समान चीज घटाई गई है, 1 1। अब हम देखेंगे कि ANG और LNG में कौन बड़ा है। अगर ये बड़ा होगा तो ऊपर वाली चीज बड़ी आएगी, अगर ये बड़ा होगा तो नीचे वाली चीज बड़ी आएगी। तो जाहिर सी बात है कि कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक उसके सापेक्ष अपवर्तनांक से हमेशा ज्यादा होता, किसी भी मीडियम का निरपेक्ष अपवर्तनांक उसके सापेक्ष अपवर्तनांक से हमेशा ज्यादा होता है। क्योंकि कांच का अपवर्तनांक अगर देखा जाए तो 1.5 होता है, लेकिन जब उसको पानी में रख देंगे तो पानी के सापेक्ष उसका अपवर्तनांक घट जाएगा, है ना, 8.9 आ जाता है, मतलब 1.5 से कम हो जाता है। तो किसी अन्य मीडियम Y में उसकी रियल वैल्यू होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है, तो किसी अन्य मीडियम में उसका अपवर्तनांक सापेक्ष लिया जाता है तो कम हो जाता है। तो यहाँ पे ANG जो है वो ग्रेटर देन LNG है, ये तो क्लियर है बात, ठीक है। और इसकी वैल्यू तो 1 से अधिक है, अगर 1 के बराबर या 1 से कम आती तो ये चीज नेगेटिव हो जाती। और यहाँ पे ये भी क्लियर है, ANG जो है स्मॉलर देन और ग्रेटर देन 1, अगर ये स्मॉलर देन 1 होता तो ये चीज नेगेटिव आ जाती, ये भी क्लियर करना। अब देखिए दोनों में से सेम चीज घटाई गई है, ये बड़ा है ये उससे छोटा है, जाहिर सी बात है इसमें इससे भाग देंगे तो जो चीज आएगी वो 1 से बड़ी आएगी, यानी कि ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं, क्लियर बात, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, क्योंकि लेंस का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक उसके सापेक्ष से बड़ा ही होता है, तो इसीलिए ये चीज ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। और ये क्या दिखाता है कि FL ग्रेटर देन FA, मतलब क्या हुआ कि अगर हम कांच को ऐसे अपवर्तनांक में रखें, ऐसे मीडियम में रखें जिसका अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम हो, निरपेक्ष अपवर्तनांक से, तो उस मीडियम में लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। लेकिन एक चीज है यहाँ पे पॉजिटिव चीज आ रही है, यानी इसका नेचर नहीं बदलता, यानी कि FL जो है वो उसका चिन्ह नहीं बदल रहा। ऐसा नहीं कि ये चीज 1 से छोटी हो जाती, अगर ये एक चीज 1 से छोटी हो जाती तो क्या होता, ये चीज नेगेटिव आती तो ये नेगेटिव हो जाता, है ना। तो उस मीडियम में नेगेटिव हो जाता तो नेचर बदल जाता, यानी नेचर बदलने का मतलब कि कहने का मतलब है कि जो उत्तल होता वो अवतल की तरह व्यवहार करता और जो अवतल है वो उत्तल की तरह बिहेव करता, है ना, ठीक है। तो कहने का मतलब होता है कि ये यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि अगर लेंस को किसी ऐसे मीडियम में रखा जाए जिसका निरपेक्ष अपवर्तनांक, है ना, लेंस के पदार्थ के निरपेक्ष अपवर्तनांक से कम है, तो उसकी फोकस, उस मीडियम में लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी। अर्थात यदि लेंस को ऐसे माध्यम में रखा जाए जिसका निरपेक्ष अपवर्तनांक लेंस के
पदार्थ के निरपेक्ष अपवर्तनांक से कम हो तो लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है तथा लेंस की प्रकृति में कोई परिवर्तन, परंतु उसकी प्रकृति नहीं बदलती, परंतु लेंस की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक, तो ये बात आपको समझ आएगी। ठीक, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं अपने चलिए इसका एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे लेंस को, कांच के लेंस को जल में डुबाया जाए, है ना। जल में डुबाएंगे तो जैसे कांच के लेंस को जल में डुबोने पर इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। ठीक, तो अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलते हैं इसको दूसरी स्थिति, केस नंबर 2। केस नंबर 2, ठीक है। चलिए, केस नंबर 2। केस नंबर 2 है कि अब क्या करना है, ऐसे द्रव में डुबाया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर होगा, है ना। केस नंबर 2, यदि लेंस को ऐसे माध्यम में रखा जाए या द्रव में, ऐसे द्रव में रखा जाए जिसका निरपेक्ष अपवर्तनांक, समझ रहे हैं किसके सापेक्ष, वायु के, लेंस के निरपेक्ष अपवर्तनांक के बराबर हो, लेंस के निरपेक्ष अपवर्तनांक के बराबर हो, के बराबर हो। कहने का मतलब ये हुआ कि जो लेंस का निरपेक्ष अपवर्तनांक है वो बराबर है उस द्रव के अपवर्तनांक से। ठीक, यही हुआ। तो हमें तो कहने का मतलब ये है कि हमें उस मीडियम की फोकस दूरी की बात करें तो ये द्रव में फोकस दूरी आएगी LNG, क्योंकि हमने अभी ये निकाला, और ये R1 R2 को हमने कांस्टेंट रखा हुआ है क्योंकि अभी बात इसकी केवल हो रही। तो देखिए ये दोनों हैं बराबर, यानी हम जब इसकी बात करें LNG का जो सापेक्ष अपवर्तनांक ही रखा जाएगा ना, तो आएगा ANG और ANL। अब चूंकि दोनों बराबर हैं तो ये हो जाएगा 1, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 -1। अब जान रहे 1 - 1 का मतलब क्या होगा, 0, पूरी चीज 0 हो जाएगी। तो जब 1 बट ये 0 तो ये चीज क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। इसका मतलब है कि जब इनफाइनाइट होने का मतलब यह होता है कि वो दिखाई देना बंद कर देता, मतलब ऐसे मीडियम में जो लेंस होता है वो अदृश्य हो जाता है ना। उसकी फोकस दूरी एक कांच के समतल प्लेट की तरह व्यवहार करता है। जो लेंस है वो कांच के एक समतल प्लेट की तरह व्यवहार करता है, उसमें अपवर्तन की घटना होती ही नहीं।
तो इसलिए उस मीडियम में वो लेंस अदृश्य हो जाता है, मतलब दिखता नहीं है, गायब हो जाता है, क्योंकि मीडियम समान हो गया ना। तो मीडियम क्या हो गया, समान हो गया। तो अब क्या लिखेंगे अर्थात इस माध्यम में लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाएगी तथा यह एक समतल प्लेट की भांति व्यवहार करेगा तथा यह एक समतल, क्योंकि समतल प्लेट की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत, तथा यह एक समतल प्लेट की भांति व्यवहार करेगा और इस माध्यम में लेंस दिखाई नहीं देगा, मतलब अदृश्य हो जाएगा। लेंस दिखाई नहीं देगा मतलब अदृश्य हो जाएगा। जैसे उदाहरण में है कि फ्लिंट कांच, एक फ्लिंट नाम का कांच होता है, क्राउन कांच, फ्लिंट कांच होता है। अगर उसको कार्बन डाइसल्फाइड में डुबाया जाए, कार्बन डाइसल्फाइड के मीडियम में डुबाया जाए तो वो उसकी फोकस दूरी अनंत हो जाती है। जैसे बात करें, जैसे यदि फ्लिंट कांच के लेंस को कार्बन डाइसल्फाइड में रखा जाए तो लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाएगी और लेंस दिखाई नहीं देगा। लेंस इस माध्यम में दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो ये है। अब ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत सिंपल। अब तीसरा और भी सिंपल, ठीक है। तीसरा चलते हैं और फिर हम देखते हैं वक्ता त्रिज्याओं पे निर्भरता। फिर संपर्क में रखे दो लेंसों के संयोग की फोकस दूरी भी देख लेते हैं, फिर इसके बाद न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके। केस नंबर तीसरा, मतलब क्या है, ऐसे मीडियम में, ऐसे द्रव में रखा जाए, यदि लेंस को ऐसे माध्यम में, यानी ऐसे द्रव में, माध्यम कह लीजिए, द्रव में रखा जाए जिसका निरपेक्ष अपवर्तनांक लेंस के निरपेक्ष अपवर्तनांक से अधिक हो। मतलब कहने का मतलब है कि ANG स्मॉलर देन ANL, ऐसे मीडियम में रखा जाए। तो जाहिर सी बात, उस मीडियम में फोकस दूरी हमने माना था ये, यहाँ LNG होगा -1, ये तो फिक्स है। और यहाँ पे देखें कि ये क्या होता है, ये होता है ANG ANL, लेकिन ये ग्रेटर देन 1 है। अरे कहने का मैं, इससे इसका मान अधिक है तो इसका मान 1 से कम आएगा, तो इसलिए इसका मान क्या हो गया, स्मॉलर देन 1। तो जाहिर सी बात है, इसका मान ज़्यादा है इससे, तो भाग देंगे तो 1 से कम ही आएगा ना, तो इसका मान 1 से कम हो गया, तो
ये बड़ा हो गया, ऋण चीज बड़ी हो गई तो ये चीज क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। फोकस दूरी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। फोकस दूरी नेगेटिव हो जाएगी ना, यानी कि अर्थात एफ एल का मान ऋणात्मक होगा, यानी कि एफ एल का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और एक चीज और है कि इनकी अब प्रकृति चेंज हो गई है ना। अब कहने का मतलब है इसकी वैल्यू तो 1 से कम आ गई, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो एक चीज नेगेटिव आ गया। तो ये नेगेटिव होने का मतलब है कि लेंस की प्रकृति बदल गई, यानी f का मान ऋणात्मक होगा, अर्थात लेंस की प्रकृति बदल जाएगी। अर्थात लेंस की प्रकृति क्या हो जाएगी, बदल जाएगी उस मीडियम में, है ना। उस मीडियम में लेंस की प्रकृति क्या हो जाएगी, वो बदल जाएगी, है ना। इसकी वैल्यू 1 से आई कम। ठीक, तो यहां से देखा गया कि इसकी वैल्यू ऋणात्मक हो गई, अर्थात लेंस की प्रकृति बदल जाएगी। मतलब है कि उत्तल लेंस जो होगा, उत्तल लेंस अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा, तथा अवतल लेंस उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा, लेंस की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है ना। कहने का मतलब है कि जैसे ये अवतल है, ये उत्तल बन जाएगा, है ना। कहने का मतलब है कि ये अगर इस पे पैरेलल रेज आएंगी तो इस तरह से यहाँ मुड़ जाएंगे, और जो उत्तल है ये अवतल बन जाएगा, यानी पैरेलल रेज आएंगी तो ऐसे चली जाएंगे, ऐसे इस तरह का व्यवहार हो जाएगा। ठीक है, मतलब उसकी सतहें जो होती हैं वो चेंज हो जाएंगी, व्यवहार बदल देंगे अपना। ठीक, अब जैसे पानी के अंदर वायु का बुलबुला, वायु का बुलबुला अगर पानी के अंदर है तो वायु का अपवर्तनांक तो कम ही होता है ना, और पानी का अपवर्तनांक ज्यादा होता है ना। तो जैसे आप लिखते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, जैसे पानी के अंदर वायु का बुलबुला, तो पानी के अंदर जो वायु का बुलबुला है वो किस तरह का व्यवहार करता है, यानी जिसकी सतह तो उत्तल होती है लेकिन अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। क्योंकि पानी के अंदर वायु का बुलबुला ऐसे होता है, सतहें कैसे होती हैं, उत्तल, लेकिन फिर भी, है ना, किस तरह का व्यवहार करता है, अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। वायु का बुलबुला जिसकी सतहें जो है उत्तल होती हैं लेकिन अवतल लेंस की तरह व्यवहार करती है, अवतल लेंस की तरह व्यवहार करती है। ठीक है ना। तो पानी के अंदर वायु का बुलबुला अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है, जबकि उसकी सतहें कैसी होती हैं, उसकी सतहें होती हैं उत्तल लेकिन करता है अवतल। ठीक है, तो ये 3 केस बनता था। एक, लेंस को ऐसे द्रव में दिखाया जाए जिसका अपवर्तनांक इसके निरपेक्ष से कम हो।
दूसरा था कि बराबर अपूर्णांक वाले मीडियम में रखा जाए, और तीसरा है कि अधिक अपूर्णांक वाले मीडियम में रखा जाए। ठीक है, तो अब यहाँ की वैल्यू देखिए, एक चीज़ और भी हो सकता है कि ये ज़्यादा हो गया, ये कम हो गया, तो कहने का मतलब उसका जो सापेक्ष अपूर्णांक घट रहा है, तो ये चीज़ घट रहा है तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये चीज़ घट रहा है तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस द्रव में फोकस दूरी बढ़ेगी ही, ठीक है ना, फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और बराबर अपूर्णांक वाले में रखेंगे तो अनंत हो जाएगी, अन्यथा कम वाले अपूर्णांक में रखें या ज्यादा अपूर्णांक में फोकस दूरी बढ़ेगी बढ़ेगी। ठीक है, अभी हमने पीछे भी देखा था कि कम अपूर्णांक में रखा था तो ये बढ़ा था, और यहाँ पर भी ये ओवरऑल घट गया तो इसको बढ़ना ही पड़ना, तो यहाँ पे भी फोकस दूरी बढ़ जाएगी, लेकिन चेंज हो जाएगी, प्रकृति चेंज हो जाएगी। उसमें क्या था, प्रकृति चेंज नहीं होती। ठीक है, तो फोकस दूरी यहाँ पे बढ़ जाएगी। ठीक, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लिखते हैं वक्ता त्रिज्याओं पर निर्भरता। उसके लिए ये अपूर्णांक फिक्स रखेंगे। ठीक है, उसके लिए अपूर्णांक इसे चेंज करना है। ठीक, और मतलब लेंस की वक्ता त्रिज्याओं पे कैसे है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी ये बढ़ेगा घटेगा तो ये भी घटेगा बढ़ेगा। चलिए, अब है हेडिंग वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भरता। दूसरा मान लेते हैं वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भरता। वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भरता। ठीक है, देखें इसके सवाल में जितने भी फार्मूले डिराइव किए गए हैं, सब में जो राशियां होती हैं, जो ज्ञात होती हैं, उनको चिन्ह के साथ रखना है, और जो अज्ञात होती हैं बिना चिन्ह के, क्योंकि हल करने पर वो चिन्ह के साथ आएंगे, तो चिन्ह के साथ आएंगे तो कुछ प्रदर्शित करेंगे। ठीक है ना, तो इसीलिए इसमें ज्ञात राशियों को जितने भी फार्मूले विद साइन रखते हैं, और अज्ञात राशि को विदाउट साइन रखते हैं। तो चलिए सवाल में हम कुछ सवाल, सारे सवाल लगाना तो संभव नहीं है, लेकिन कुछ सवाल जो बढ़िया बढ़िया एनसीईआरटी बुक के हैं, और कुछ इस तरह के सवाल जो हैं जो इसमें लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए वक्रता त्रिज्याओं पे निर्भरता। तो सूत्र क्या है, हमारा जो सूत्र है वो फोकस दूरी का वो F/A है, और ANG या सिर्फ इसको N लिख सकते हैं। R1 R2 से स्पष्ट है कि लेंस की फोकस दूरी इसकी वक्रता त्रिज्याओं के क्या होती है, समानुपाती होती। लेंस की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्याओं के समानुपाती होती है। मतलब समानुपाती मतलब है कि ये भी नीचे है वो भी नीचे है, कहने का मतलब R1 R2 पर निर्भर करती है। तो अलग अलग लेंस के लिए फोकस दूरी उसकी अलग अलग होगी। कहने का मतलब ये है कि फोकस दूरी है लेंस की वक्रता त्रिज्या पे निर्भर करती है, यानी वक्रता त्रिज्या अगर बढ़ा दें तो फोकस दूरी भी बढ़ जाएगी, यानी लेंस पतला कर दें तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी, यानी पतले लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, अधिक होती। लेंस को मोटा कर दें यानी इन दोनों को घटा दें, फोकस दूरी भी घट जाएगी। तो पतले लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाएगी और मोटे लेंस की फोकस दूरी कम हो जाएगी। उत्तल लेंस के लिए बात करें और अवतल लेंस के लिए बात करें
तो अलग अलग लेंसों के लिए बात यहाँ पे चलिए, अलग अलग लेंसों के लिए इसकी फोकस दूरी अलग होती है ना। जैसे कहें अलग अलग लेंसों के लिए इसकी फोकस दूरी अलग अलग होती है। इसकी फोकस दूरी क्या होती है? अलग अलग होती है ना। अब जैसे उत्तल लेंस के लिए बात करें, उत्तल लेंस के लिए, अभी पतले मोटे लेंस की भी बात करेंगे। उत्तल लेंस के लिए क्या करते हैं? उत्तल के लिए क्या होता है कि जो R1 होता है वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि विद साइन रखना, और R2 क्या होता है? वो नेगेटिव होता है। तो ओवरऑल ये पॉजिटिव हो जाएगा। अगर देखा जाए तो R1 प्लस R2 हो जाएगा, तो ओवरऑल ये पॉजिटिव। तो यह पॉजिटिव, अतः उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है धनात्मक। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। ठीक है ना। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अब अवतल लेंस की बात करें। अवतल लेंस के लिए देखिए, अवतल लेंस के लिए बात करें तो R1 जो है वो नेगेटिव होता है। R1 नेगेटिव होता है और R2 पॉजिटिव होता है। उल्टा होता है, क्योंकि ऐसे होता है ना, तो ये R1 इधर नापा जाता, R2 इधर, तो ये पॉजिटिव होता है। तो देखिए, ये नेगेटिव तो ये नेगेटिव, तो F का मान नेगेटिव आता है ना। तो F क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। देखिए, ये तो नेगेटिव है ही है, मतलब ये तो पॉजिटिव रखेंगे तो चिन्ह में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन इसके आगे ऋण लग जाएगा, तो टोटल ये ऋण आएगा ही। इसका मतलब है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋण होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब पतले मोटे लेंस की बात कर लेते हैं। तो पतले लेंस की जो वक्रता त्रिज्या अधिक होती है और मोटे लेंस की वक्रता त्रिज्या कम होती है। एक पतला लेंस रहेगा तो ये ना पतला लेंस है और ये मोटा लेंस है, तो हाई वक्र कम है, इसकी वक्रता त्रिज्या अधिक होगी। हाई वक्र ज्यादा है तो वक्रता त्रिज्या घट गई ना। तो पतले लेंस की वक्रता त्रिज्या अधिक और मोटे लेंस की कम होती है। तो ये बात फिर लिख लेते हैं, क्योंकि हम वक्रता बराबर होती है 1/वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता अगर घटी तो वक्रता त्रिज्या बढ़ी, वक्रता बढ़ी तो वक्रता त्रिज्या घटी। चलिए, अब जानते हैं कि पतले लेंस की फोकस दूरी, पतले लेंस की वक्रता त्रिज्या अधिक होती है। अतः इसकी फोकस दूरी भी अधिक होगी तथा मोटे लेंस की क्या होती है? वक्रता त्रिज्या कम होती है। अतः इसकी फोकस दूरी भी कम होगी।
अतः इसकी फोकस दूरी भी क्या होगी, कम होगी। पतले लेंस की वक्रता त्रिज्या अधिक होती है अतः इसकी फोकस दूरी अधिक होगी, तथा मोटे लेंस की वक्रता त्रिज्या कम होती है अतः इसकी फोकस दूरी भी कम होगी। ठीक है। अब कुछ हम लोग विशेष स्थितियां देख लेते हैं, है ना। चलिए, विशेष स्थितियां या विशेष केस, स्पेशल केस जिसको कहते हैं, विशेष स्थितियां, है ना, स्पेशल केस बोला जाएगा अंग्रेजी में। तो विशेष स्थितियों में क्या है, अगर मान लीजिए जो कांच लेंस के निर्माण में प्रयोग किया गया है, अगर मान लीजिए कांच का अपवर्तनांक जो है विशेष स्थितियों में, जैसे कि यदि जो कांच लेंस बनाने में निर्माण किया गया, यदि कांच का अपवर्तनांक क्या हो, 1.5 हो और उसकी दोनों फोकस वक्रता त्रिज्याएं बराबर ले लीजिए। यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो जाए और उनकी दोनों वक्रता पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं बराबर ले लिया, है ना, यानी कि इसको r मान लिया जाए, तो उसकी जो फोकस दूरी होगी, एक की तो नेगेटिव होगी एक की पॉजिटिव होगी, है ना, तो वो f बराबर क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, है ना। ये उत्तल के लिए या उत्तल के लिए, एक उत्तल के लिए हो जाएगा, उत्तल अवतल की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के बराबर होगी, है ना। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, उत्तल के लिए और ये अवतल के लिए, यानी कि उत्तल अवतल की जो फोकस दूरी है उसकी वक्रता त्रिज्या के बराबर हो। लेकिन कंडीशन है कि जिस कांच का लेंस बनाया गया उसका अपवर्तनांक 1.5 हो और वक्रता त्रिज्याएं दोनों बराबर ले गए हैं, तो उत्तल लेंस के लिए पॉजिटिव आएगा लेकिन r के बराबर आएगा, और नेगेटिव आता है लेकिन r, मतलब फोकस दूरी जो है इसकी वक्रता त्रिज्या के बराबर होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, बराबर होगी। दूसरी चीज है कि समतल उत्तल अगर लेंस है, यानी कि एक पृष्ठ समतल है, एक पृष्ठ क्या है, समतल है दोनों का, जैसे ये वाला। दूसरा केस है जैसे कि इस तरह का आ गया, तो ये वाले R1 है तो ये इसकी इनफाइनाइट होगी, तो जब इनफाइनाइट होगी तो जो हमारा लेंस का फार्मूला है Ng-1, ये R1 माइनस R2, अगर इसकी बात करें तो R1 जो है वो इनफाइनाइट होगा और ये R2 माइनस होगा ना, इधर R2 जो है वो नहीं, सॉरी, ये भी उधर नापा जाएगा तो माइनस यानी प्लस R रख दिया जाएगा उसको, तो इसका जो फार्मूला आएगा वो Ng-1/R आएगा, ये बन जाएगा। या उसी को अगर हम R2 ही रहने दें तो R2 बन जाएगा। अब इस केस में अगर हम n बराबर 1.5 रख दें, Ng बराबर, और R2 को R मान लें, तो हमारा जो सूत्र बनेगा ये 1.5 माइनस 1 और बटे R, तो 1.5 ये हो गया 0.5 बटे R। यानी इसे लिख सकते हैं 5/10 R, कट जाएगा तो 1/2R, मतलब F का मान 2R हो जाएगा। ये बताता है कि
अगर n की वैल्यू 1.5 हो और f का मान, तो f का मान जो है कभी भी r से कम नहीं हो सकता। देखिए 1.5 के लिए f का मान r आया है ना, फिर दूसरे केस के लिए f का मान 2r आया। मतलब अगर कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो f की वैल्यू या तो r आएगी या तो r से अधिक होगी, r से कम नहीं होगी। ये बात यहाँ पे आती है। यदि n की वैल्यू 1.5 हो तो f का मान r होगा या इससे अधिक होगा, लेकिन r से कम नहीं होगा। ठीक है, लेकिन r से कम नहीं होगा। ठीक, तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जब दो लेंसों को कांटेक्ट में रखा जाए तो उसके संयोग की फोकस दूरी का फार्मूला, उसके संयोग की फोकस दूरी का फार्मूला। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं हम दो लेंसों के संयोग की फोकस दूरी का सूत्र का निगमन करने जा रहे हैं। ठीक, हालांकि हम इसके बाद जो है न्यूमेरिकल लगाते हैं, लेकिन चलिए न्यूमेरिकल हम अलग से लगाएंगे। कुछ न्यूमेरिकल हमने लगा दिया था जिसमें हम छांट के कुछ बढ़िया जो एनसीईआरटी में है और कुछ इस तरह के, मतलब जितने भी फार्मूले हमने डिराइव किए और पढ़े हैं सब पे सवाल होना चाहिए। हालांकि थ्योरी के साथ ही न्यूमेरिकल लगा देना चाहिए, क्योंकि जो न्यूमेरिकल अलग से हम डालते हैं उस पर कोई ध्यान नहीं देता। क्योंकि मैंने देखा है कि उसके जो व्यूअर हैं वो बहुत कम मिल हैं। जो मैंने अलग से न्यूमेरिकल का वीडियो अपलोड किया है उसका व्यू करने वाले बहुत कम लोग हैं, थ्योरी का व्यूअर ज़्यादा होते हैं। चलिए अच्छी बात है, हमें अपना कोर्स पूरा करना और हर सूत्र पे अपना सवाल देना है। जिसको जैसा अच्छा लगता है वो पढ़े, हो सकता है वो अपने बुक से पढ़ लेता हो, है ना, इधर उधर से तैयार कर लेता हो, अच्छी बात है। बस ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, है ना, प्रतिबिंब कैसे बनता है, फार्मूले में राशियों को कैसे रखना है। ठीक है, सारी चीज़ें अगर आप क्लियर कट रहेंगे तो सवाल भी आप लगा सकते हैं और बोर्ड लेवल में बहुत ही कठिन सवाल नहीं आते हैं। ठीक, चलिए तो हमारी हेडिंग है दो लेंसों के संयोग की फोकस दूरी का सूत्र, व्यंजक, है ना। दो लेंसों के, दोनों सुविधा के लिए हम दोनों उत्तर लेंगे, बाद में हम उसी सूत्र के आधार पे वो करेंगे कि कौन क्या है। ठीक है, दो लेंसों के संयोग की फोकस दूरी का व्यंजक। दो लेंसों के संयोग की फोकस दूरी का व्यंजक। ठीक है, तो हम लोग दो लेंसों के संयोग की फोकस दूरी का व्यंजक पढ़ेंगे। देखिए इसमें भी जैसे हमने पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र मेकर फार्मूला, जो लेंस मेकर सूत्र बनाया था, सारी प्रक्रिया वही है, बशर्ते प्रतिबिंब बनने की भी क्रियाएं दो तरह से होती हैं। एक पहले लेंस से बनेगा प्रतिबिंब जो दूसरे लेंस के लिए आभासी वस्तु का काम करेगा, ठीक है ना, और फाइनल प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेंस का सूत्र का सहारा लेंगे, लेंस का सूत्र हमने बताया। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें कि माना दो पतले लेंस, हाँ एक चीज है कि सारे डेरिवेशन इसमें पतले लेंस के लिए ही है, जितने भी डेरिवेशन है इस लेंस में सारा लेंस पतला है,
अगर दो लेंसों अगर संयोग में रखा गया है तो उसका प्रकाशिक केंद्र मानेंगे कि एक ही जगह है। उसका प्रकाशिक केंद्र क्या मानेंगे कि एक ही जगह है, लेंस दोनों पतले हैं। ठीक है, तो दो पतले लेंस माना, दो पतले लेंस जिसकी फोकस दूरियां माना, दो पतले लेंस जिसकी फोकस दूरियां क्रमशः क्या है, f1 व f2 है। अगर हम दो लेंस ले रहे हैं पतले पतले जिसकी फोकस दूरी को हम f1 और एक को f2 मान रहे हैं, के संयोग से हम संयोग करेंगे, संयुक्त अक्ष पे रखी बिंदुवत वस्तु है ना, लिखेंगे के संयोग से संयुक्त अक्ष पर रखी बिंदुवत वस्तु O का प्रतिबिंब फाइनल कहाँ बनता है, I पर बनता है। अब जिसका किरण आरेख निम्न चित्र में प्रदर्शित है, जिसका किरण आरेख जो है निम्न चित्र में प्रदर्शित है, निम्न चित्र में प्रदर्शित है। ठीक है, अब जैसे दो पतले लेंस ले रहे हैं और एक लेंस और ले लिया, यही सपोज करिए कि लेंस जिसकी संयुक्त अक्ष ये है, दो पतले लेंस ले लिए जिसकी संयुक्त अक्ष ये है और है ना, एक बिंदुवत वस्तु हमने मान लीजिए यहाँ पे रखा। देखिए यहाँ पे जैसे हम क्या कहते हैं कि बिंदुवत वस्तु O से जो है एक रेस आती है, तो मान लीजिए कि जो दूसरा लेंस कांटेक्ट में नहीं है, दूसरा लेंस क्या है, कांटेक्ट में नहीं है, तो वो प्रतिबिंब जो है, अब कैसे ये नीचे आता है, या अभिलंब खींचेंगे तो वो अभिलंब से यानी कि इस पृष्ठ के लिए करते हैं। ठीक, अगर मान लीजिए कि ये लेंस नहीं है तो इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो यहाँ बनेगा, मान लेते हैं y डैश। ठीक है, अगर ये लेंस ना होता पतला वाला तो ये यहाँ फाइनल प्रतिबिंब बना देता, लेकिन इस लेंस के आने की वजह से क्या होता है कि ये वाला जो है प्रतिबिंब बनता तो फाइनल यहाँ पे बनेगा, फाइनल क्या, उस लेंस की वजह से रेज और मुड़ जाएंगी तो फाइनल यहाँ बनेगा I पर। ठीक है, लेकिन ये वाला जो प्रतिबिंब है, सुविधा के लिए हम जो है मान लेते हैं, इसको मानना जरूरी है, तो हमारा फार्मूला भी डिराइव होगा आसानी से, इसीलिए कुछ चीजें मानना जरूरी है। और अगर ये ना होता तो यहाँ बनता ना, तो मान लेते हैं यहाँ पे इसके कारण बना। ठीक है, वो प्रतिबिंब दूसरे वाले लेंस के लिए आभासी वस्तु का काम करता है, जिसका फाइनल प्रतिबिंब यहाँ बना देता, फाइनल नहीं बनता भी है। ठीक है, दोनों पतले लेंस हैं, प्रकाशिक केंद्र मान लेते हैं इनके जो है सटे हुए हैं। प्रकाशिक केंद्र क्या है, आप मैंने तो वहां जब पढ़ा रहा था तो वो लिया था, आप सी डैश ले सकते हैं, है ना। इसकी प्रकाशिक केंद्र कोई नाम मत रखिए, मान के चलिए हमें यहाँ से नापना है, क्योंकि पतले लेंस है तो ये दोनों एक दूसरे के सटे हुए। ठीक है, देखिए यहाँ से जो वस्तु की दूरी थी वो मान लेते हैं u है, तो पहले लेंस के कारण जो प्रतिबिंब की दूरी बनी वो मान लेते हैं v डैश।
और वी डैश दूसरे लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा, वस्तु की दूरी का काम करेगा, और फाइनल जो प्रतिबिंब बनाएगा वो वी बनाएगा। फाइनल जो प्रतिबिंब बनाएगा वो क्या बनाएगा, वी बनाएंगे। अब प्रतिबिंब बनने की यह क्रिया जो है दो भागों में संपन्न हुई मानी जा सकती है। ये चीज लिखेंगे कि प्रतिबिंब बनने की यह क्रिया दो भागों में संपन्न हुई मानी जा सकती है। संपन्न हुई क्या है, मानी जा सकती है ना। पहला भाग वो वस्तु का प्रथम लेंस के द्वारा प्रतिबिंब। पहला भाग इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको रखेंगे, मिटाएंगे नहीं। तो थोड़ा सा नीचे लिखते हैं या एक लाइन लिख देते हैं कि पहला पार्ट क्या है, वस्तु O का प्रथम लेंस द्वारा प्रतिबिंब जो है आई डैश पर बनता है। कहाँ बनता है, आई डैश पर बनता है। इसके लिए वस्तु की दूरी जो होगी कहाँ से ली जाती, प्रकाशिक केंद्र का U। प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, V डैश, और फोकस दूरी F1 है इसकी फोकस दूरी क्या है F1, और इसकी क्या है F2 दिख रहा है। फोकस दूरी वो F1 है। तो हमें ये फोकस दूरी पता है, ये V डैश रहा है तो लेंस के सूत्र से, है ना। तो लेंस के सूत्र से हो जाएगा 1/F1 V डैश U समीकरण 1। आप अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत सिंपल है, बहुत कठिन नहीं है, और ये डिराइव करने के लिए परीक्षा में आता भी है, ठीक है। चलिए इसको मिटा दिया जाए। ओके, अब आई डैश जो होता है, दूसरा केस में क्या है, आई डैश दूसरे लेंस के लिए आभासी वस्तु का काम करता है, आभासी वस्तु का कार्य करता है कि जिसका प्रतिबिंब दूसरे लेंस द्वारा आई पर बनता है। इसके लिए वस्तु की दूरी V डैश, प्रतिबिंब की दूरी V, फोकस दूरी F2। तो लेंस के सूत्र से 1/F2 V डैश समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, 1 और 2 को जोड़ने पर, अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो देखिए क्या होगा। ये माइनस में है और वो प्लस में है, दोनों कट जाएगा तो हमें मिलेगा क्या,
1/v मिलेगा, 1/u मिलेगा और मिलेगा F1 प्लस F2। ये चीजें मिलेगी। समीकरण नंबर आप इसको 3 कर सकते हैं। ठीक। अब क्या है, अगर मान लीजिए इन दोनों लेंसों को एक लेंस माना जाए, है ना, यदि दोनों लेंसों के संयोग की फोकस दूरी f हो, अगर दोनों लेंसों के संयोग की फोकस दूरी क्या हो, f हो, तो उसकी वस्तु की दूरी u होगी और प्रतिबिंब की दूरी v होगी। यानी दोनों लेंसों के संयोग के लिए वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, u बन गई ना, प्रतिबिंब की दूरी v बन गई और संयोग की फोकस दूरी f हो। तो चलिए इसका मिटा देते हैं। आप पॉज करके भी नोट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए है ना, तो दोनों लेंसों के संयोग के लिए, दोनों लेंसों के संयोग के लिए वस्तु की दूरी, और देखिए u है प्रतिबिंब की दूरी, v है संयोग की फोकस दूरी, मान लेंगे f, या माना लिख देंगे, या यदि संयोग की फोकस दूरी। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तब लेंस के सूत्र से इसके लिए हो जाएगा 1/f 1/v माइनस 1/u। समीकरण नंबर 4 रख दीजिए। अब 3 और 4 की तुलना कर दीजिए, है ना। समीकरण 3 और 4 की तुलना करने पर, तो जब हम तुलना करेंगे तो हमें संयोग की फोकस दूरी क्या मिलेगी, 1/f। इसे आप कैपिटल में भी ले सकते हैं, ये मिलेगी। लेकिन इस फार्मूले में F1 F2 को विद साइन रखना, याद रखिएगा। ये जो आया है इस फार्मूले में F1 F2 को विद साइन रखना है। अगर दोनों उत्तल लेंस है दोनों पॉजिटिव, अगर दोनों अवतल लेंस है दोनों नेगेटिव, अगर एक उत्तल एक अवतल है तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है। यानी इस फार्मूले में हमेशा फाइनल फार्मूले में जो भी राशि ज्ञात है उसे विद साइन रखना है, ये याद रखना चाहिए। फिर उसे कैलकुलेट करने पे जो अज्ञात है विद साइन आएगा, जिससे उसके नेचर के बारे में पता चलता है। ठीक है ना, तो उसको विद साइन रखना है। ठीक, तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें कुछ नोट केस देख लेते हैं, नोटिंग पॉइंट। ठीक है, चलिए, यानी इनको क्या करना है, विद साइन रखने हैं। हो सकता है संयोग में दोनों उत्तल हों, संयोग में दोनों अवतल हों, एक उत्तल एक अवतल हो, तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाएगा, तो इसका नेचर कुछ और आएगा, है ना। तो उसके बारे में चलिए इसको मिटा देते हैं। ठीक है, कुछ केस हैं जिसे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कुछ केस हैं जैसे संयोग की फोकस दूरी भी इसमें है, बताएंगे। ऐसा संपर्क में रखे संयुक्त लेंसों की क्षमता भी देख लिया जाएगा, है ना। और नेचर के बारे में पता इसका करना है कि जैसे अगर दोनों उत्तल हों फोकस दूरी, तो संयोग की फोकस दूरी कैसे होगी, एक अवतल एक उत्तल है तो संयोग की फोकस दूरी कैसी होगी, है ना। या
एक अवतल उत्तल है तो एक की फोकस दूरी ज़्यादा है, एक की फोकस दूरी कम है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा। ठीक है, तो जैसे कि जब दोनों लेंस अवतल हों, जब दोनों लेंस उत्तल हों, है ना, तो क्या होगा। और ये उत्तल और अवतल है तो उसमें भी 3 कैटेगरी आएगी। एक उत्तल एक अवतल हो तो उसमें भी क्या आएगी, 3 कैटेगरी आएगी। तो उस कैटेगरी में हो सकता है कि इसकी फोकस दूरी बड़ी है, इसकी कम है, तो रिजल्टेंट जो है वो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। हो सकता है कि ये बड़ा है ये कम है, तो रिजल्टेंट अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। जो हावी होगा उस तरह का ये संयोग जो होगा उस तरह का व्यवहार करेगा। ठीक है, उसी तरह से इसकी क्षमता भी आएगी, है ना। अब इसकी क्षमता के लिए भी सूत्र लिख देते हैं। अब चलिए नोट में कुछ चीजें लिख देते हैं इससे रिजल्टेंट, जैसे 1 है। नोट में क्या है कि यदि दोनों लेंस मान लो d दूरी पे रखा हूं, थोड़ा सा अलग चीज है ना, बाद में इसके नेचर के बारे में बताएंगे कि यदि दोनों लेंस एक दूसरे सटे नहीं है, d दूरी पर रखे हो तो संयोग की फोकस दूरी क्या होती है। यदि दोनों लेंस क्या है, स्मॉल d दूरी पे रखें, स्मॉल d दूरी पर रखे हों, मतलब इसका डेरिवेशन नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे, डेरिवेशन अगले क्लासों में है। तो संयोग की फोकस दूरी, तो संयोग की फोकस जो दूरी होती है वो क्या आएगी, 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है, माइनस d f1 f2 ये होती है। ठीक है, या इसे अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करें, तो हमें क्या मिलेगा, इसे सॉल्व करें तो हमें मिलेगा, है ना, f1 प्लस f2 माइनस d बटे f1 f2। आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं। f1 f2 जो है क्या मिलेगा, लघुत्तम मिलेगा। f1 कट जाएगा तो f2 बचेगा, ये कट जाएगा ये बचेगा, हाई कट जाएगा माइनस d बचेगा। आप इसे अगर सिर्फ f के बारे में बात करें तो f1 f2 ऊपर और f1 प्लस f2 माइनस d नीचे, ये बन सकता है। ठीक है, अभी हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, है ना, कि क्या से क्या होता है। ठीक, तो या इससे जो है डेल्टा मान सकते हैं, जैसे कि f1 दोनों संयोग की फोकस दूरी और d, इसको डेल्टा मान सकते हैं। ये क्या बता रहा, परिवर्तन, इनका परिवर्तन बता रहा। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, f1 f2 डेल, है ना, डेल बराबर जहाँ पे ये है दोनों लेंसों के बीच की, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशिक दूरी कहते हैं। ये दोनों लेंसों के बीच की दूरी प्रकाशिक दूरी है। ये क्या है, दोनों लेंसों के बीच की प्रकाशिक दूरी। एक चीज हमें थोड़ा सा, जब हम अपवर्तनांक पढ़ा रहे थे तो वहां पे हमें एक प्रकाशिक दूरी पढ़ाना था, और शायद हेडिंग छूट गई प्रकाशिक दूरी, लेकिन इसे अभी याद आया, प्रकाशिक दूरी इसे हमें बताना है। प्रकाशिक दूरी क्या है, इस पे सवाल भी आते हैं परीक्षा में, है ना, तो हमें इसके प्रकाशिक दूरी के बारे में बताना है। तो चलिए हम इसको याद कर लेते हैं कि ये प्रकाशिक दूरी जो हमारे दिमाग में था लेकिन उतर गया था, प्रकाशिक दूरी बताएंगे तो जो अगला चैप्टर इसके बाद है जो तरंग गति वाला, हालांकि वहां पे तो बताना ही पड़ता,
तो यहाँ पे ये जरूरी जानना था कि ऑप्टिकल डिस्टेंस क्या होती है, प्रकाशिक दूरी। ठीक है, तो इसे हम बताएंगे, यानी अपवर्तनांक, प्रकाशिक दूरी और वास्तविक दूरी में क्या रिलेशन होता है। अब नोट 2 है, चलिए इसको, नोट 2 में क्या है कि अगर मान लीजिए कि दोनों लेंसों के बीच की दूरी बढ़ाएं, तो दोनों लेंसों के बीच की दूरी अगर बढ़ा दें तो फोकस दूरी बढ़ जाती है। अगर और क्षमता घट जाएगी, भी क्षमता की बात करें, यहाँ पे क्षमता देखें, यहीं पे लिख देते हैं कि यदि संयोग की क्षमता क्या हो, P हो, तो यहाँ 1/f को P कहते हैं, यहाँ पे P1 P2 हो जाएगा। अभी इसको भी विथ साइन रखना है, क्योंकि जानते हैं कि P बराबर 1/f होता है, इसे भी विथ साइन ही रखना है। अब जानते हैं कि अवतल लेंस की क्षमता माइनस होती है, उत्तल लेंस की क्षमता प्लस होती है, इसे विथ साइन रखना है। तो इस चीज को मिटा देते हैं यहाँ पे। अब देखिए कि फोकस दूरी बढ़ेगी तो क्षमता घटेगी, फोकस दूरी घटेगी तो क्षमता बढ़ेगी। तो अगर दोनों लेंसों के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए तो ये ओवरऑल कम हो गया, तो ये बढ़ेगी तो क्षमता घटेगी। ठीक है ना, तो यही है कि यदि दोनों लेंसों के बीच की दूरी बढ़ाएं, ठीक है, यदि दोनों लेंसों के बीच की दूरी बढ़ाएं तो संयुक्त फोकस दूरी या संयोग फोकस दूरी बढ़ती है तथा क्षमता घटती है, क्षमता घटती है। और इसका उल्टा भी सत्य है, इसका उल्टा भी सत्य है। मतलब अगर दूरी घटाएं, फोकस दूरी बढ़ेगी घटेगी तो क्षमता बढ़ेगी, तो क्षमता क्या होगी, सबसे अधिक होगी, मानी बढ़ेगी। ठीक है, और संपर्क में रखे, मतलब वही फोकस दूरी अगर सबसे कम है तो क्षमता सबसे अधिक होगी, है ना। अगर ये फोकस दूरी सबसे कम है तो क्षमता सबसे अधिक होगी, जाहिर सी बात है। ये अगर सबसे कम तो क्षमता सबसे अधिक, ये अगर सबसे अधिक तो क्षमता सबसे कम। तो कहने का मतलब है कि घटाएं बढ़ाएं तो ये हो सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यदि दो लेंसों के बीच की प्रकाशिक दूरी, हमने कहा कि अगर इसको बढ़ाया जाए तो ये बढ़ता है, तो संपर्क में रखे लेंसों की फोकस दूरी सबसे अधिक हो जाएगी। अगर इनके बीच की दूरी अधिक है तो क्षमता घट जाती है, क्षमता क्या हो जाती है, घट जाती है, क्षमता घट जाती है। कहने का मतलब है कि संपर्क में रखे लेंसों की फोकस दूरी सबसे कम होगी तथा क्षमता तो सबसे अधिक होगी, है ना। कहने का मतलब इसका उल्टा चले तो अगर लेंस की संपर्क में रखे लेंस की फोकस दूरी अगर सबसे कम है तो क्षमता सबसे अधिक है। अगर लेंस संपर्क में रखे फोकस दूरी सबसे अधिक है तो क्षमता सबसे कम है। तो कहने का मतलब है कि अगर डी को हम बढ़ा रहे हैं तो ये पूरी चीज घट रही है, ये बढ़ जाएगी, क्षमता घटेगी। डी को घटा रहे हैं यानी संयुक्त कर रहे हैं, डी को घटा रहे हैं मतलब है कि उसको कांटेक्ट में ले आ रहे हैं। तो जब हम उसको कांटेक्ट में ले आएंगे तो कांटेक्ट में ये चीज जीरो हो जाएगा, यानी ये चीज बढ़ जाएगा तो फोकस दूरी घट जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जब लेंस जो है कांटेक्ट में होते हैं तो उसकी फोकस दूरी संयोग की सबसे कम होती है और क्षमता सबसे अधिक होती है। यानी संपर्क में रखने पर लेंस की जो फोकस दूरी सबसे कम
और क्षमता सबसे अधिक होती है। ये बात कहने का मतलब है। अगर इनको कांटेक्ट में ले लिया जाए तो है जीरो हो जाएगा, है बढ़ जाएगा तो है घट जाएगा। तो इसका कहने का अर्थ यह है कि संपर्क में रखे लेंसों की संयोग की फोकस दूरी सबसे कम होती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही दूरी बढ़ाते हैं ये बढ़ती जाती है, तो इसका मतलब संयोग में सबसे कम होगी। डी बढ़ाएंगे तो है बढ़ जाएगी ना, तो इसका मतलब है कि डी जब जीरो था, जब संयोग में था, तो ये सबसे कम होती है। तथा क्षमता जो है सबसे अधिक होती है। संपर्क में रखने का, दो लेंसों को अगर संपर्क में रखें तो उसकी फोकस दूरी सबसे कम होगी और क्षमता सबसे अधिक होगी। जैसे जैसे उसको दूर करते जाएंगे फोकस दूरी बढ़ती जाएगी, क्षमता घटती जाएगी। लेकिन संयोग में रखेंगे तो उस समय उसकी फोकस दूरी कम होगी, अन्यथा ज्यादा होगी। संयोग के समय ही उसकी फोकस दूरी कम होगी, अन्यथा ज्यादा होगी ना, और ज्यादा होगी तो क्षमता घटती जाएगी। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं उन दोनों पे थोड़ा सा देख लेते हैं अलग अलग। अगर वो हो कुछ न्यूमेरिकल में हम विस्थापन विधि द्वारा जो फोकस दूरी ज्ञात करने का फार्मूला बताएंगे, क्योंकि उस फार्मूले पे एक सवाल है। ठीक है ना, तो विस्थापन विधि से फोकस दूरी कैसे ज्ञात करते हैं उस पे एक सवाल है, इस पे भी सवाल है। चलिए तो इसको मिटा दिया जाए। अब इसके नेचर के बारे में क्या कहना है? नेचर के बारे में कहना है कि अब F1 F2 में क्या करना है कि तीन कंडीशन हो सकती है ना। उत्तल लेंस अवतल लेंस संपर्क में रखे गए हों। जब मान ली ये दोनों लेंस, एक उत्तल है एक अवतल है, संपर्क में रखे गए हैं, तो अब यहाँ तीन कंडीशन बनेगी। F1 ग्रेटर देन F2, F1 बराबर F2, है ना, या F1 स्मॉलर देन F2। ये तीन कंडीशन बनेगी अगर जब संपर्क में एक उत्तल लेंस हो तथा एक अवतल लेंस हो। ठीक है ना। तो देखिए अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ऋण होती है, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ऋण। उत्तल लेंस की धन होती है, इसकी ऋण होती है। तो इसका सूत्र ये हो, विद साइन अगर हम रखें तो ये, अगर इसको हम हल करें तो कुछ ऐसी चीजें बनेंगी, जैसे F1 F2 हो गया, और ये हो जाएगा F2 माइनस F1, या F बराबर हो जाएगा F1 F2 F2 माइनस F1। इस तरह की चीजें बनेंगी। अब यहीं पे तीन कंडीशन शो हो सकती हैं। पहला, अगर F1 ग्रेटर देन F2 हो, यानी एक अवतल है एक उत्तल है, तो अगर F1 ग्रेटर देन F2 हो, पहली कंडीशन है ना, फॉलो करें तो F1 ग्रेटर देन F2, तो जब ये बड़ा है ये छोटा है, सॉरी F1 बड़ा है और ये छोटा है, इसका मतलब है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी अगर अधिक, तो जाहिर सी बात है ये चीज नेगेटिव आ जाएगी, यानी संयुक्त लेंस अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, है ना। तो संयोग अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। संयोग क्या होगा, या हम कह सकते हैं संयुक्त लेंस अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा, लेंस की तरह व्यवहार करेगा। दूसरा केस में क्या है कि अगर F1
बराबर F2 हो जाए। अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो ये 0 हो जाएगा, और 0 मतलब ये इनफाइनाइट। मतलब है कि संयुक्त लेंस एक समतल प्लेट की भांति व्यवहार करेगा, की भांति व्यवहार करेगा। तीसरी कंडीशन ये है कि F1 स्मॉलर देन F2। अब ये बड़ा है, F2 बड़ा है तो ये पॉजिटिव आएगा, यानी कि संयुक्त लेंस उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। संयुक्त लेंस उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। तो ये चीज है। अब कभी कभी है कि जब दोनों लेंस अवतल हों, है ना, समतल प्लेट की बात, जब दोनों लेंस अवतल हो जाए, मान लीजिए कंडीशन है कि जब दोनों लेंस अवतल है, देखिए ये कब कंडीशन आएगी, जब दोनों लेंस उत्तल हो, तो ये आएगी है। और जब दोनों लेंस अवतल हो तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, -F1 -F2, है ना। तो कहने का मतलब है इसी में, अब ये प्लस हो जाएगा तो कहने का मतलब F2 -F1 ऐसा हो जाएगा। या इसी पे रख दो, कहने का मतलब यही वाला फार्मूला है ना। तो F क्या है कि जब दोनों अवतल हैं तो दोनों की फोकल दूरी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव का गुणा हो जाएगा तो F1 F2 पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन नीचे F2 और यहाँ पे माइनस है ना। तो F1 क्या हो जाएगा, F2 दोनों है, या उस फार्मूले में ही रख दीजिए कैसा आएगा, है ना। ये तो एक नेगेटिव था ही, F1 यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, ये दोनों इसमें ही रख के हल कर दिया जाए। जैसे वो है, ये F हो जाएगा 1/, ये भी अवतल है तो F1 हो जाएगा, माइनस ये भी क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। ये दोनों माइनस हो जाएंगे ना, जैसे ये प्लस है तो यहाँ माइनस लगेगा तो उसे माइनस कर देगा, खुद ही आज समझ में आ जाएगा। अब देखिए F1 F2 वो एलसीएम ले लीजिए, F1 से कट गया, माइनस बचा तो -F2, ठीक। और यहाँ से F2 कट गया तो -F1, तो ये रिजल्ट आएगा। इसी को उलट देंगे, बहुत करेंगे, ठीक। हमारा याद रखना का मेन फार्मूला ये है, और बाकी को साइन के साथ रखना। ये किसके लिए है, जब दोनों उत्तल, याद रखना ये फार्मूला कब आया था, जब दोनों उत्तल हो। लेकिन जैसे ही एक अवतल उत्तल होगा तो सबको फोकस दूरी विद साइन रखना, ठीक है ना, विथ साइन के साथ रखना है। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर अब यहीं समाप्त करते हैं। हमें आशा है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। नहीं आएंगी तो आप पूछ भी सकते हैं, लेकिन कोई पूछता नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सब्सक्राइब करने से लोग चैनल को डरते हैं। मेरा रिक्वेस्ट है कि आपको एक सब्सक्राइब से क्या जाता है कि अगर आप सब्सक्राइब वाला बटन दबा देते हैं तो मेरा फ़ायदा ही होगा, और मैं आपके फ़ायदे के लिए मेहनत कर रहा हूँ। प्लीज़ अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगती हों, जी देखिए किसी पे पूरा दबाव तो है नहीं कि नहीं आप सब्सक्राइब करें ही करें, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अगर इसको देख रहे हैं तो आपका अगर दिल करता है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, जिससे मेरा आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, हौसला बढ़ेगा, ताकि मैं आगे और सारी वीडियो लाऊंगा, बनाऊंगा, मेहनत करूंगा इस पर, ठीक है।
तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर अब यहीं समाप्त करते हैं और अगले वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक या तो न्यूमेरिकल होगा या तो फिर हम प्रिज्म के बाद बात करेंगे। तो हमें लगता है कि पहले इस कंडीशन के सारे न्यूमेरिकल लगा दिए जाए तब प्रिज्म एक दिन का वीडियो लेक्चर है और फिर बाद आएगा इंद्रधनुष। प्रिज्म इंद्रधनुष के बाद आएगा आखिरी टॉपिक है वो है दूरदर्शी सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, तो इस महीने के अंदर कोशिश करेंगे कि ये ख़त्म हो जाए। तो चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।